तेरा देश। चलिए सीधा हो जाइए दिव्यांशु। मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर 3 शुरू करना था ना से, ठीक है। किसी में सेकंड होगा, किसी में थर्ड होगा, ठीक है। मेरे पुराने वाले बुक में थर्ड है, किसी में सेकंड भी हो सकता है। नहीं जी, एलिमेंट खत्म हो चुका है, 4 दिन से वही चल रहा था। अगर आप ध्यान से देखो पढ़ो तो, ठीक है। हाँ, मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग आपको नोट्स, आपको क्लास में एक्सप्लेनेशन, आपको अगर याद हो तो पिछले 4 क्लास से हम लोग एलिमेंट 4 या 5 क्लास से हम लोग एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। हाँ, अब लग रहा होगा कि बड़ा तेजी से तीसरे चैप्टर पे आ गए। वैसे अभी हम स्लो ही चल रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमारे तीसरा चैप्टर, क्योंकि हमारे पास देखो इस बार वेटेज थियरी और न्यूमेरिकल दोनों का काफी इक्वल है, 50-50 का वेटेज है, ठीक है। थियरी भी इस बार अच्छे खासे हैं और न्यूमेरिकल्स तो है ही हमारे अकाउंटिंग में, ठीक है। लेकिन बेसिकली याद रखना कि अगर न्यूमेरिकल क्लियर है तो थियरी आसानी से लिख ले जाओगे। केवल थियरी क्लियर है, न्यूमेरिकल थोड़ा करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक। चलिए ये आज जरा चैप्टर शुरू किया जाए कि हमें क्या शुरू करना है, मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग। और ये हमारे लिए मोस्ट रेलेवेंट चैप्टर में से एक होने वाला है, और यहाँ से इस चैप्टर से एक 15 नंबर के न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक। तो ये चैप्टर एटलीस्ट हम 15, या अगर टोटल की बात किया जाए तो 20 नंबर के लगभग बन जाते हैं। एक थियरी क्वेश्चन 5 नंबर में या 3 नंबर का बनता होगा तो 3 नंबर, तो मतलब 15 से 18 नंबर का इस चैप्टर का वेटेज अकेला होने वाला है, ठीक। ठीक है, ये चैप्टर नहीं, ये टॉपिक हमारा मटेरियल, ठीक है। हम लोगों ने बात किया था कि सर देखो कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो कितने एलिमेंट से मिलकर बनता है। हम लोगों ने बात किया था 3, ठीक है। 4 कहाँ से तुम ला दिए, 3 एलिमेंट। कौन कौन सा हमारा सबसे पहला मेन एलिमेंट क्या था हमारा, मटेरियल। दूसरा हमारा था लेबर, और तीसरा हमारा एक्सपेंसेस, ठीक। और हमने बात किया था हमें इसी सीक्वेंस में भी क्या करना होगा, चैप्टर्स को पढ़ना होगा, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से जो सबसे ज्यादा कंपोनेंट, ठीक है, अगर ये 10 रुपए का पेन है तो इसमें सबसे ज्यादा रोल या पार्टिसिपेशन किसका होगा, 50 से 60% रोल किसका माना जाता है, मटेरियल का, ठीक है। बाकी बचे हुए 30 से 40% किसका रोल माना जाता है, लेबर्स का, और बाकी बचे हुए बैलेंस 10% हमारे किसके माने जाते हैं, छोटे मोटे एक्सपेंसेस का, ठीक है। तो अगर मैं एलिमेंट के बारे में बात करूं तो हमारा मैट है, लेबर है, और हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो याद रखिए ये 50 से 60% का वेटेज अकेले रखता है, ठीक है। ये 30 to 40% का वेटेज रखता है, और ये नॉर्मली क्या रखता है, अप टू 10% रखता है, ठीक है। नॉर्मली ऐसा नहीं है कि जरूरी कि 10% हो, ये एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन है। ध्यान रखिए अगर ये मटेरियल 50% होगा तो नॉर्मली लेबर हमारा 40% लिया जाता है, 50-40-90 और 10% ये 100। अगर मटेरियल हमारा 60% लिया गया तो लेबर 30% और नॉर्मली हमारा, ठीक है, 10% एक्सपेंसेस। ये नॉर्मल एक क्लासिफिकेशन है, यही एक्चुअल है जरूरी नहीं है। मैंने बोला था ये प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट क्या करेगा, डिफर करेगा, ठीक। हम ये यहाँ पे जो भी बात करने जा रहे हैं वो जनरल सेंस में बात करने जाने वाले हैं। एक डायमंड वाले अगर कंपनी में देखो तो शायद हमारा मटेरियल ही 80-90% का कॉस्ट कवर कर ले जाए, ठीक है। बात क्लियर है। तो ये मटेरियल टू मटेरियल डिफर करेगा, लेकिन एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन ये है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए मटेरियल होने वाला है। सर हम यहाँ पे किसके बारे में बात करने जा रहे हैं और क्यों बात करने जा रहे हैं, पहला क्वेश्चन तो यही आता है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं ये चैप्टर। बेनिफिट समझ लिया जाए, काम हमारा आसान हो जाएगा। सर देखो हम यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक पर्पस क्या था, टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करना, कि सर ये जो सामान बना है तीनों से मिला के उससे हमारा टोटल कॉस्ट क्या आने वाला है, कितना आने वाला है। लेकिन याद रखो ये टोटल कॉस्ट दो चीजों में लीड कर रहा था। एक तो हमारा कॉस्ट कैलकुलेशन में कि सर टोटल कॉस्ट कितना आया, और इसी से हम क्या डिसाइड कर रहे थे, मार्केट प्राइस। याद है आपको हम लोगों ने बात किया था, बुक्स अभी बंद कर दो, ठीक है। हम लोगों ने बात किया था सर कोई भी कंपनी अगर बिजनेस कर रही है तो किस लिए काम कर रही है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और कोई भी कंपनी प्रॉफिट को एक जैसा ही रखना चाहती है या हमेशा ग्रो करना चाहती है, ग्रो। सर प्रॉफिट बढ़ाने के नॉर्मली हमने बात किया था 2 तरीके, या तो सेल्स को इंक्रीज कर दिया जाए या कॉस्ट को क्या कर दिया जाए, रिड्यूस। सर बोला गया था कि ये सेल्स को इंक्रीज कैसे करना है, ये आप अगले सेमेस्टर मार्केटिंग में पढ़ोगे कि कैसे बिक्री को बढ़ाया जाए, सेल्स को बढ़ाया जाए, और सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ये आप पूरा का पूरा टॉपिक अगले में मार्केटिंग में पढ़ोगे। अभी हम किसके बारे में बात करें कि सर क्या ऐसा काम किया जाए कि कॉस्ट कम से कम लगे
लेकिन याद रखें कॉस्ट कम लगने का मतलब ये नहीं कि मटेरियल को कट कर दो, लेबर में कमी ला दो, ठीक है, मटेरियल का क्वालिटी कम कर दो ना। मटेरियल का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों क्या रहे, सिमिलर रहे, और फिर भी हम कुछ ऐसा टेक्निक यूज करें कि खर्चा कम से कम हो, क्योंकि खर्चा जितना कम होगा प्रॉफिट मार्जिन उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमारा बेसिक फोकस किस पे है, मोटो किस पे है, सर इस कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए। और सर कॉस्ट कितने एलिमेंट से मिलकर बन के रहा है, 3 एलिमेंट से मिलकर बन रहा है। इसका मतलब अगर मैं इन तीनों में ठीक है, अगर कहीं भी गड़बड़ी ना होने दूं या गड़बड़ी कम से कम होने दूं, तो कॉस्ट भी मेरा क्या आएगा, तीनों का कम से कम आएगा, और तीनों का कॉस्ट कम से कम आएगा तो टोटल कॉस्ट भी क्या होगा, कम से कम आएगा। जब टोटल कॉस्ट कम आएगा तो प्रॉफिट हमारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आया कि हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ने जा रहे हैं, ताकि हम क्या कर सके, कॉस्ट को रिड्यूस कर सके। यहाँ पे हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, केवल और केवल मटेरियल के बारे में, कि जो सामान बन रहा है उसमें जो मटेरियल लग रहा है उसमें काफी सारे हमारे क्या होते हैं, वेस्टेज होते हैं। अगर उस बर्बादी को जितना कम कर लिया जाएगा, खर्चे हमारे उतने कम आएंगे, और खर्चे कम आएंगे तो सीधी सी बात है हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर वो बालू सीमेंट गिट्टी, ठीक है, जो मजदूर बर्बाद कर रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे 2-4 बोरा एक्स्ट्रा मंगाना पड़ा था, अगर उस बर्बादी को रोका जा सकता था तो शायद 2-4 बोरे का खर्चा बच जाता, और खर्चा बचने का मतलब क्या है, प्रॉफिट हमारा बन जाता। बात क्लियर है। तो इस वजह से हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक, आइए जरा बात करते हैं, ठीक है, मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग। और सबसे पहले अगर आप जरा ध्यान रखो, चैप्टर को देखोगे तो क्या लिख रखा है, इंक्लूडिंग मटेरियल परचेज एंड इशू प्राइसिंग। तो इस पूरे चैप्टर को हमें 2 पार्ट में फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। पहला आपको टॉपिक क्या दे रखा है, चैप्टर का नाम चेक करिए, क्या दे रखा है, इंक्लूडिंग मटेरियल परचेज एंड इशू प्राइसिंग। 2 नाम दे रखा है, इंक्लूडिंग मटेरियल परचेज एंड इशू प्राइस। इसका मतलब सर सबसे पहले हमें इसके बारे में क्या बात करना है, किसके बारे में बात करना है, मटेरियल परचेज के बारे में बात करना है, कि सर इस मटेरियल को हम कैसे कैसे खरीदेंगे। ठीक, सर यहाँ पे मटेरियल खरीदने का मतलब क्या है, मटेरियल को खरीदने की सारी बातें कर रही है, या मटेरियल खरीदते समय किन किन बातों को ध्यान में रखा जाए ताकि हमारा खर्चा कम आए, हमें किस बात पे ध्यान रखना है, मटेरियल को कैसे खरीदना है, या मटेरियल पे कैसे मतलब क्या किया जाए, कैसे मेहनत किया जाए ताकि हमारा खर्चा कम से कम हो। सर सीधी सी बात है, हमारा मटेरियल कैसे खरीदा जाए उसके तरीके से मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे मेन फोकस किस पे है, बार बार बोला जा रहा है क्या, खर्चा कम हो, खर्चा कम हो। तो मटेरियल किस तरीके से खरीदा जाए ताकि हमारा टोटल खर्चा क्या हो, कम हो, उसी पे हमारा बेसिक ध्यान होगा, क्योंकि खर्चा कम तो टोटल कॉस्ट कम आएगा। मटेरियल जितना सस्ता लेके आओगे, लेकिन याद रखें सस्ता का मतलब बांगू सीमेंट वाला डायलॉग याद रखना, सस्ता नहीं सबसे अच्छा, सस्ता भी लेके आना है और अच्छा भी लेके आना है, क्वालिटी में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद जब एक बार मटेरियल परचेज करके लाएंगे, देन उसका इशू प्राइस, ठीक है, अब इशू प्राइस क्या होगा हम तब का तब समझेंगे, पहले हम सारा हमारा फोकस कहाँ पे हो, मटेरियल परचेज पे। ठीक, तो अब इसमें बेसिकली हमें थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन को ध्यान में रखना होगा कि मटेरियल कैसे परचेज किया जाए और किन किन बातों को ध्यान में रखा जाए ताकि हमारा टोटल कॉस्ट क्या आ सके, कम से कम आ सके। बात क्लियर है। तो आइए जरा मटेरियल परचेज से रिलेटेड कुछ बातों को करते हैं। ठीक, बात की शुरू किया जाए। ठीक है, चलिए अब बात किया जाए कि परचेज ऑफ मटेरियल, हमें सामान की क्या करनी है, खरीदारी करनी है, एक स्टोरी क्रिएट करने जा रहे हैं, उसी स्टोरी में हम पूरे मटेरियल परचेज के साइकिल को क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, और अगर ये स्टोरी दिमाग में रहेगा तो होप्स हो कि आप पूरा का पूरा इससे रिलेटेड थियरी कंप्लीट कर ले जाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, चलिए सबसे पहली बात आती है कि मटेरियल अगर परचेज करना हो तो कौन सा सामान खरीदना है, कितना सामान खरीदना है, इस बात का डिसीजन लेना होगा। ठीक, शिवम बाहर और जाना है तो बता रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो आप लोग। ठीक है, कुछ खुराफाती चल रहा है, बंद कर लो भाई, आप लोग डिस्टर्ब करने के लिए बार बार बैठे रहते हो। चलो ठीक है, तो सबसे पहले तो यही डिस्कस किया जाए कि हमें क्या परचेज करना है, और आखिर में उसका ऑर्डर कौन देगा, कोई भी ऑर्डर दे देगा या किसी ऑथराइज पर्सन के पास अथॉरिटी होनी चाहिए जो इसका ऑर्डर देगा, कोई तो ऐसे ऑर्डर देगा नहीं। हमें सारा फोकस करना है कि सर ये मटेरियल कैसे परचेज किया जाएगा, किस किस तरीके से, किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट किया जाएगा, यही सारी चीजों को देखनी है। ठीक, तो सबसे पहला देखा जाए तो मटेरियल परचेज करने का पावर या ऑर्डर देने का पावर 3 लोगों के पास होगा। ठीक,
आओ पहले जरा एक बार थोड़ा सा रीडिंग कर लो। कहाँ गया, एक बार मैं आपको जरा दिखा दूँ। अच्छा, उसके बारे में तो आगे बात किया है, पहले तो आपसे नॉर्मली बात किया है सेंट्रलाइज। अच्छा ठीक है, उसी हिसाब से बात कर लेते हैं। थोड़ा सा रुक जाओ, इस बात को थोड़ा सा देर में समझेंगे। सबसे पहली बात, परचेज ऑफ मटेरियल के बारे में बात की जाए कि सर दो तरह से परचेजिंग होता है। ठीक है, लिख लो जरा, लिख लो परचेज ऑफ मटेरियल, बस हल्का सा हिंट लिखे जाना, परचेज ऑफ मटेरियल। एक बार आ चुका है एग्जाम में आपके, ठीक है, एक बार आ चुका है, इसलिए जरा सा लिख लो। सेंट्रलाइज परचेजिंग, डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग। मेरे हिसाब से आपने जब बिजनेस पढ़ा होगा तो आपने हेनरी फ्योल को जरूर पढ़ा होगा, और हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल को याद दिमाग में रखा ही होगा। उसमें आपने एक नाम पढ़ा था, सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, याद है आपको? क्या था वो सेंट्रलाइजेशन और क्या था डिसेंट्रलाइजेशन? किसी को याद है? किसी को याद है सिद्धांत? क्या था सेंट्रलाइजेशन और क्या था डिसेंट्रलाइजेशन? दिव्यांशु, किसी को याद है? इधर सोनो, किसी को नहीं? अरे भाई इतना छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भूलोगे तो फिर कैसे? आर्यन याद है? अरे बोलो, गलत सही कुछ तो बोलो। खुद पे हम उससे बोल रहे हैं, तुम लोग अपना तो बोल नहीं रहे, उसको बोलो बोलो। ठीक है, कॉन्फिडेंस पहले खुद में लाओ, फिर बाद में देना दूसरों को, अपने में ये नहीं है। चलो, नाम में ही है सब। देखो, सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? सेंटर फिक्स होता है या लिमिटेड सेंटर। सेंट्रलाइज परचेजिंग का मतलब कंट्रोलिंग सबके हाथ में ना होके एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ, ठीक है, हाँ कह सकते हैं किसी एक के हाथ में या कुछ फ्यू हैंड्स में पावर्स का क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है। यानी यहाँ पे सबके पास पावर नहीं होता है। सेंट्रलाइज का मतलब पावर का एक सेंटर होता है, और जो इस सेंटर के दायरे में आते हैं उन्हीं के पास पावर होता है केवल और केवल क्या लेने का? डिसीजंस लेने का। सेंट्रलाइज का मतलब कुछ लोग, डिसेंट्रलाइज का मतलब सबके पास नॉर्मली पावर होते हैं। ठीक, अब कंपनी में इसको देखो, दो तरह से एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि आप कैसे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज समझ सकते हैं। मैं कहूँ कि मैंने कंपनी बनाया और कंपनी में कई सारे डिपार्टमेंट बना दिया। मैंने बनाया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मैंने बनाया मार्केटिंग, मैंने बनाया एचआर, मैंने बनाया अकाउंटिंग, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया। लेकिन मैं एक डिपार्टमेंट बनाना भूल गया, वो था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सॉरी परचेजिंग डिपार्टमेंट। ठीक, और मैंने बोला कि देखो भैया, मेरे यहाँ परचेजिंग डिपार्टमेंट है नहीं, तो कुछ भी अगर आपको अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी आइटम परचेज करना हो, आप अपने डिपार्टमेंट का लिस्ट लेके जाना, मार्केट से खरीद के आ जाना। यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट के पास अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड आइटम को परचेज करने का क्या है? पावर है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट हेड बैठे हो, मैंने आप सबको क्या बोला कि देखो हमारे यहाँ कोई स्पेशल परचेजिंग डिपार्टमेंट नहीं है, तो आपको अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ भी अगर जरूरत हो, आप अपना लिस्ट लेके जाना, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से उतना पैसा ले लेना और जाके अपनी परचेजिंग कर लेना, काम खत्म। यहाँ पे परचेजिंग का पावर किसी एक डिपार्टमेंट को है या सबके पास है? तो ये सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज है? डिसेंट्रलाइज, नाम में ही क्लियर है कि पावर का मैंने क्या रखा है, किसी एक को नहीं बल्कि फ्यू हैंड्स में नहीं बल्कि सबके पास डिस्ट्रीब्यूशन किया जा चुका है। और याद रहे, आप अपने ही डिपार्टमेंट की खरीदारी करोगे, किसी दूसरे डिपार्टमेंट का नहीं। ठीक, लेकिन फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैंने बोला ना ना, इतने सारे डिपार्टमेंट बनाया, एक और डिपार्टमेंट बन चुका है, किसका? परचेजिंग डिपार्टमेंट, और नाम ही है किसका? परचेजिंग डिपार्टमेंट। तो उसका काम ही क्या होगा? परचेजिंग करना। तो अब बोला गया कि देखो देखो भैया, अगर आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट हो, ठीक, आप अपना अपना खरीदारी मत करना, आप अपना केवल और केवल क्या करना? एक लिस्ट प्रिपेयर कर देना। उस लिस्ट को किसके पास भेज देना? एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, परचेजिंग डिपार्टमेंट। आप सबको जो कुछ भी चाहिए, मार्केट डायरेक्ट मत पहुंच देना, आप अपना लिस्ट किसको भेजोगे? परचेजिंग डिपार्टमेंट को। परचेजिंग डिपार्टमेंट उस लिस्ट को अरेंज करेगा और फिर मार्केट पहुंचेगा, और फिर उसके हिसाब से क्या करेगा? वो परचेज करके सारा आइटम लाएगा, और फिर आपके लिस्ट के अकॉर्डिंग उसको क्या कर दिया जाएगा? आपके अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसका मतलब परचेजिंग करने का पावर सबको नहीं दिया गया, केवल एक डिपार्टमेंट को। और इसका मतलब क्या है? वो डिसेंट्रलाइज या सेंट्रलाइज? सेंट्रलाइज।
तो अब मेरे हिसाब से डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा कि सेंट्रलाइज परचेजिंग और डिसेंट्रलाइज परचेजिंग क्या होने वाला है। ठीक, अब बात कर लेते हैं सर सेंट्रलाइज का बेनिफिट क्या होगा और डिसेंट्रलाइज का बेनिफिट क्या होगा, या सेंट्रलाइज के क्या नुकसान होंगे और डिसेंट्रलाइज, क्योंकि दोनों के आपको पता है कि कोई भी अगर ठीक है पावर हो तो फायदा और नुकसान दोनों ही होंगे। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसके भी टू फेस होंगे। कुछ बेनिफिट दे रहा होगा तो कहीं पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। क्या मैं कह दूं कि केवल और केवल कंपनी सेंट्रलाइज परचेजिंग कर ले तो काम हो जाएगा? नहीं, कभी कभी उसको डिसेंट्रलाइज की भी जरूरत पड़ेगी, और सारा का सारा डिसेंट्रलाइज से भी नहीं हो सकता, इसलिए उसको सेंट्रलाइज की। इसका मतलब किसी भी कंपनी को दोनों तरह के पावर की, दोनों तरह के ठीक है क्या क्या कर सकते हैं, टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट होती होगी। तो जरा दोनों के बेनिफिट्स और लिमिटेशंस को समझ लिया जाए तो काम आसान हो जाएगा। लेकिन एक याद रखना कि अगर बेनिफिट है तो वो इसका डीमेरिट्स होगा, इसका मेरिट इसका डीमेरिट होगा, और इसका डीमेरिट इसी का मेरिट बनेगा। तभी तो दो अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट हो रहे हैं, एक सेंट्रलाइज और दूसरा डिसेंट्रलाइज। तो एक का बेनिफिट दूसरे का डीमेरिट होगा और दूसरे का डीमेरिट वाले का बेनिफिट होगा। तो एक को अगर समझ लिया जाए तो उसका इनवर्स फॉर्म ही किसका बन जाएगा, सेकंड का पार्ट बन जाएगा। चलिए ये जरा सेंट्रलाइज परचेजिंग के फायदे के बारे में बात करें, बेनिफिट्स के बारे में कि क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं। इसके फायदे इसके क्या बनेंगे, नुकसान के कारण बनेंगे। तो आइए जरा सेंट्रलाइज परचेजिंग के फायदे देखते हैं। अब आप सोच के बोलो ना, यहाँ पे आप अलग अलग परचेजिंग न करके ध्यान में रखना, एक लोग परचेजिंग करने जा रहा है, एक डिपार्टमेंट परचेजिंग करने जा रहा है। तो आप ही बताओ क्या क्या हमारे एडवांटेज हो सकते हैं, एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, आप ही बताओ, आप ही बताना। एक लोग मार्केट में परचेज करने जाए और सारे लोग मार्केट में परचेज करने जाए, क्या दोनों में डिफरेंस होगा? एक लोग का मतलब सेंट्रलाइज और सारे लोग का मतलब डिसेंट्रलाइज। क्या समय की बचत किस में होगा, किस में होगा, डिसेंट्रलाइज में समय की बचत होगा या सेंट्रलाइज में? अब यहीं पे बड़ा सोच का अंतर है। ऋतु आप सही हैं, जरा जस्टिफाई करिए, डिसेंट्रलाइज में समय की बचत होती है कैसे? यानी आप अपना अपना सामान खरीदने जाएंगे तो समय कम लगेगा, एक ही लोग सबका सामान खरीदने जाए समय ज्यादा लगेगा। भोजपुरी में बोलने में समझ में आ गया, हिंदी में मतलब इसका मतलब यही है। ठीक है, कि अगर देखो सेंट्रलाइज होगा तो सीधी सी बात है उसके पास लिस्ट क्या होगा, लंबा होगा, उसको टाइम टेकिंग ज्यादा लगेगा। लेकिन डिसेंट्रलाइज केवल अपने डिपार्टमेंट का परचेजिंग करेगा, टाइम कम लगेगा। तो अगर यहाँ पे लिखा जाए तो इसका इसका क्या बन जाएगा, एडवांटेज या डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज। और इसका क्या बन जाएगा, एडवांटेज। तो यहाँ पे क्या लगेगा, लेस टाइम, यहाँ पे क्या लगेगा, मोर टाइम। ठीक है, और बताते जाओ, देखो उल्टा करते जाओगे काम होता जाएगा। और अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिल्कुल सही, और ये बहुत बड़ा हमारा ह्यूज फैक्टर बनेगा आगे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। याद रखना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहाँ पे कम लगेगा, कहाँ पे ज्यादा लगेगा? सेंट्रलाइज में कम लगेगा, ठीक है, लेस कॉस्ट। और यहाँ पे क्यों, क्यों, क्यों? सर सीधी सी बात है, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिखना चाहिए था थोड़ा सा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे हमें एक बार गाड़ी करने की जरूरत होगी, वहां पे सारे लोग अपने अपने डिपार्टमेंट का सामान लेके आएंगे बार बार। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, घोड़ा गाड़ी करना पड़ेगा, खर्चा ज्यादा आएगा। और बताते जाओ जरा, और बताते जाओ जरा। चलो अब मैं आपसे कुछ पॉइंट क्रिएट कराता हूँ, आप बताना कि वो होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर एक लोग परचेज करने जाओ और अलग अलग लोग परचेज करने जाओ, कौन सा मार्केट में जाना पसंद करोगे? सर आप अलग अलग जाओगे तो आपके पास लिस्ट बड़ा होगा या छोटे छोटे लिस्ट होंगे? तो आप कौन से मार्केट में घुसना पसंद करोगे, होलसेल मार्केट में या रिटेल मार्केट में? सर नॉर्मली अगर आपके पास लिस्ट छोटा होता है तो आप रिटेल मार्केट में जाते हो, और अगर वहीं पे लिस्ट बड़ा होता है, बल्क में सामान परचेज करना होता है, तो कहाँ पे जाना पसंद करते हैं? होलसेल मार्केट में। ठीक है, होलसेल मार्केट में जाना पसंद कर। हाँ हाँ ये है जी, हाँ जी, ऑफिस में जी, अच्छा कॉल कर लीजिए। ठीक है, तो आप ही बताओ ना, अगर आपको बल्क परचेजिंग करना हो तो रिटेल मार्केट या होलसेल मार्केट? होलसेल मार्केट में जाओगे। सर दोनों में अंतर क्या होगा, दोनों मार्केट में कुछ डिफरेंस दिखेगा होलसेल मार्केट में और रिटेल मार्केट में जाने का? क्या सबसे बड़ा अंतर किस चीज का देखते हो, क्या सोचिए होलसेल में जाते हो और क्या सोचिए रिटेल में जाते हो? जल्दी जल्दी, आप जो सोचते जाते हो वही। बिल्कुल बस सही बात है, हम होलसेल में क्यों जाते हैं, सस्ता पाने के लिए। दूसरा वहां पे हमारे पास नंबर ऑफ कंपटीटर अवेलेबल होते हैं, दुकान एक नहीं बल्कि वैसे कई सारे दुकानदार होते हैं।
तो कंपटीशन का फायदा मिल जाता है, और दूसरा हमें डिस्काउंट भी मिल जाते हैं। तीसरा हमें दो तरह के वहां पे नॉर्मली डिस्काउंट मिल जाते हैं, एक बल्क वाला और दूसरा कैश डिस्काउंट भी मिल जाता है। आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, याद है ना? याद ही नहीं होगा। ठीक है, देखो नॉर्मली आप कभी जाओगे ना ठीक है, मॉल में जाना, मॉल में तो सब लोग जाते होंगे, तो आपने मॉल्स में देखा होगा एक ऑफर लगा होता है, ठीक है, और ऑफर नॉर्मली होता है कि 5,000 तक की खरीद पे पाइए, ठीक है, 2 kg चीनी मुक्त, या 10,000 की खरीद पे पाइए 10% का ऑफ, ठीक है, 15,000 के खरीद पे पाइए 20% का ऑफ, 20,000 की खरीद पे पाइए 30% का ऑफ, ऐसा सुना होगा। इसका मतलब क्या है कि आप 1 भी रुपए का सामान परचेज करोगे तो आपको 10% 15% का ऑफ मिलेगा, या उस टारगेट को टच करना पड़ेगा, टारगेट को टच करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके तो कई सारे फायदे होते हैं, ठीक है। मैं भी एक बार गया था, 5,000 रुपए पे था एक छोटा सा वो, ठीक है, बूफर वाला फ्री, मैंने 4,800 रुपए तक का परचेजिंग कर लिया था। बाद में पता चला कि 200 रुपए का और कोई सामान खरीद लेंगे तो 400 रुपए का मुझे बूफर फ्री में मिल जाएगा। तो क्या कोई भी यहाँ पे कस्टमर पागल होगा कि वो 200 रुपए का सामान परचेज ना करेगा? 200 रुपए का वो परचेज करेगा और वो जो भी गिफ्ट वगैरह होगा लेके आने की कोशिश करेगा। यहाँ पे कंपनी को फायदा क्या हुआ? बहुत बड़ा नहीं था, रेडियो टाइप का था, छोटे। नहीं, मेरा तो जेन्युइन खर्चा था 4,800 का, ठीक है। अब वही बात है कि आप उसको टारगेट कर रहे हो नहीं कर रहे हो। आप वहां पे परचेजिंग करने गए हो, वॉकी टॉकी तो लेने गए नहीं थे, ठीक है, तो सामान जेन्युइन खरीदने गए थे। फिर भी उधर इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, बस इतना बात रखते हैं कि ध्यान रखो, अगर हम बल्क परचेजिंग करते हैं, ठीक है, बल्क परचेजिंग करते हैं तो हमें उसमें हैवी डिस्काउंट का क्या मिलता है? बेनिफिट मिलता है। वहीं पे अगर हम डिसेंट्रलाइज परचेजिंग करेंगे तो हमें बल्क वाला जो डिस्काउंट होता है ना, या जो होलसेल वाला डिस्काउंट होता है, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती है, ठीक। बार्गेनिंग पावर कहाँ पे आपका ज्यादा अच्छा होगा? छोटा सा लिस्ट लेके जाओगे या बड़ा वाला? छोटा वाला में तो खुद ही शर्म आता है कि 10 रुपए का सामान नहीं लिया, वो में 2 रुपए डिस्काउंट मांग लिया गाली देके भगा देगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे 10 की जगह 10,000 का सामान हो तो शायद थोड़ा सा डिस्काउंट भी मांगे, लेकिन ये सब महान है, उसमें भी मांग सकती हैं 10 रुपए का बिस्किट कितने का दिया भैया, कर लेती हैं सब ना। हाँ, तो इन लोगों के पास वो पावर है, भगवान ने इनको शक्ति दिया है कि भैया ये लोग कहीं भी डिस्काउंट मांग सकती हैं। हाँ, हम लोग रहे हैं इस चीज में कि बोल ही नहीं पाते हैं, शर्मा जाते हैं। शर्म काहे का भैया, पैसा अपना है, ये सब तो कम से कम, ठीक है, नहीं बेशर्म नहीं कहेंगे ठीक है बहुत बड़ी ये सेवर होती हैं, ठीक है, पैसा बचा लाती हैं, सोचो, नहीं तो हम लोग का कितना खर्चा हो जाता है समझ भी नहीं आता। फिलहाल इतनी बात क्लियर है। हाँ, एक और चीज की यहाँ पे दिक्कत आ जाती है, अगर इमरजेंसी हो तो कौन सा नेचर का परचेजिंग आपके लिए बेनिफिशियल होगा? इमरजेंसी हो, प्रोडक्शन का इमरजेंसी हो, कहीं सप्लाई इमरजेंसी में करना हो, ठीक है, किसी का आपने ठेका ले रखा हो, तुरंत सामान देना हो, तो कौन सा परचेजिंग ज्यादा बढ़िया रहेगा, सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज? वहां पे फिर हम कहाँ पे भागते हैं? डिसेंट्रलाइज। हमारा भले ही परचेजिंग का एक मैकेनिज्म हो कि हम बलिया जाते हैं, बलिया से सामान लेके आते हैं, फिर सामान बनाते हैं, ये भले ही हमारा एक नॉर्मल रूटीन हो, लेकिन अगर इमरजेंसी आ गया तो अगल बगल के पड़ोस वाले दुकान से भी सामान लेके आते हैं और जल्दी से सामान कंप्लीट करने का वहां पे क्या करते हैं? टारगेट रखते हैं, क्योंकि हमारे वहां पे फिर कुछ समय के लिए कॉस्ट नहीं बल्कि सामने क्या मैटर करता है? टारगेट या कॉन्ट्रैक्ट, कि समय पे काम पूरा करके दे दो, इमेज अच्छा रहेगा, हम आगे प्रॉफिट और कमा लेंगे, इसमें भले थोड़ा 2 रुपया कम कमाए, अगली बार हमें प्रॉफिट का मौका मिल जाएगा अगर गुडविल हमारा ठीक रहेगा तो, ठीक है। मिठाई दे दिए बेचारे का, बाराती पूरा लौट गए, फिर उसके बाद मिठाई दिया तो क्या मतलब है, ठीक है। तो ये कुछ आपके फायदे होंगे। एक और नुकसान हो जाता है डुप्लीकेशन का या ओवरलैपिंग का, अगर बोला जाए, अगर सेंट्रलाइज परचेजिंग में आप लिस्ट को ध्यान से प्रिपेयर ना करो तो इधर का उधर हो जाता है। कुछ कॉमन आइटम है, जैसे कहूँ कि ठीक है, परचेजिंग डिपार्टमेंट को सारे डिपार्टमेंट से एक कॉमन आइटम का रिक्वायरमेंट आया है, वो है पेपर का, पेपर, इरेजर, सॉफ्टवेयर, ये सब जो हमारे नॉर्मल रूटीन वर्क होते हैं उसके लिए डिमांड आया है। अब कहीं से 100 पेज आया, कहीं से 200 पेज आया, कहीं से 1000 पेज का ऑर्डर आया है। अगर इन्होंने लिस्ट को ढंग से प्रिपेयर नहीं किया तो ये कंफ्यूज होकर क्या कर जाएंगे, एक ही डिपार्टमेंट में हो सकता है 100 का 200 पहुंचा दे, 200 का 100 पहुंचा दे, या एक ही डिपार्टमेंट में 2 बार पहुंच जाए, एक डिपार्टमेंट हमारा छूट जाए। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे बर्डन ज्यादा होगा आपके पास और यहाँ पे बर्डन कम होगा, और बर्डन ज्यादा होता है तो गलतियों के चांसेस भी
ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे बर्डन कम होगा तो गलतियों के चांसेस भी कम होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक्सपर्टाइज बन जाते हो परचेजिंग में, क्योंकि आप बड़े-बड़े मार्केट में विजिट करते हो, कहाँ पे सस्ता और अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे नॉर्मली होलसेल मार्केट को ढूँढते हो और यहाँ पे आप रिटेल मार्केट को। तो यहाँ पे कंपनी का सेविंग्स ज़्यादा होता है, क्योंकि आप एक्सपर्टाइज बन जाते हो और यहाँ पे एक ही डिपार्टमेंट परचेजिंग के लिए काम कर रहा है, तो सीधी-सी बात है, अगर आपको एक ही काम बार-बार बेसिस पे दिया जाए तो आप क्या बन जाते हो? एनडीएफएल का पहला ही क्या था? डिवीजन ऑफ वर्क क्या बोलता था? स्पेशलाइजेशन। कि जब आपको एक ही काम बार-बार दिया जाएगा, तो आप क्या बन जाते हो? एक्सपर्ट बन जाते हो। तो सेंट्रलाइज़ परचेजिंग से आप क्या बन जाओगे? एक्सपर्ट भी बन जाओगे, आपको हर एक मार्केट का लगभग नॉलेज रहेगा कि सामान कहाँ पे किस रेट से, किस तरीके से मिलता है, ठीक है? एक में सप्लायर शॉर्टेज हुआ तो हम तुरंत सप्लायर पे स्विच भी कर जाते हैं आसानी से, ठीक? ये सब इसके फ़ायदे और कुछ नुकसान से। तो सेंट्रलाइज़ परचेजिंग का आप लोग देख लेना, ऊपर आपको आगे दे रखा है एडवांटेज। एडवांटेज में क्या दे रखा है? इकोनॉमिक ऑफ बल्क परचेजिंग। इकोनॉमिक का मतलब सस्ता पड़ेगा बल्क परचेजिंग में। दूसरा क्या दे रखा है? हाँ, क्या दे रखा है उसके बाद? एक्सपर्ट एंड टैलेंटेड परचेजिंग स्टाफ, सीधी सी बात है, एक्सपर्टाइज मिल जाएगा। बेटर कंट्रोल, एक ही जगह से पूरे डिपार्टमेंट के परचेजिंग का क्या किया जाएगा? कंट्रोलिंग किया जाएगा। एक ही जगह से कंट्रोलिंग और 10 लोग कंट्रोल करें, कहाँ पे अच्छा होगा? एक जगह से सेंट्रलाइज कंट्रोलिंग ज़्यादा बेटर होता है। इकोनॉमिक इन रिकॉर्डिंग, हाँ ये भी बात है, रिकॉर्डिंग करने में भी क्या होगा? सस्ता होगा। एक डिपार्टमेंट है, एक अकाउंटेंट को बैठा दिया, सारा खर्चा वहीं पे रिकॉर्ड हो गया। अब 10 डिपार्टमेंट है, तो मुझे 10 को एक छोटा छोटा अकाउंटेंट भी दे देना पड़ा, तो खर्चा क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो सेंट्रलाइज में इकोनॉमिक इन रिकॉर्डिंग भी होता है। एडॉप्शन ऑफ यूनिफॉर्म पॉलिसी, एक ही पॉलिसी अडॉप्ट करने में क्या होता है? आसानी होता है, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट है, हमें सारा का सारा, ठीक है, जो कुछ भी चेंजिंग लाना है पॉलिसी में, हम आसानी से उसको क्या कर सकते हैं? इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आसानी से उस पॉलिसी में चेंजिंग भी ला सकते हैं। प्रॉपर लाइजन विथ वेरियस डिपार्टमेंट, लाइजन का मतलब रिलेशन, गुड रिलेशन। यहाँ पे इन डिपार्टमेंट से ही क्या होता है? सारे डिपार्टमेंट का कनेक्शन होता है, जिसको भी खरीदारी करना होगा किससे क्या करेगा? कनेक्शन करेगा, प्रोडक्शन माफ करना, किसे? परचेजिंग डिपार्टमेंट से। तो इनका सारे डिपार्टमेंट के साथ क्या होता है? कोलाबोरेशन होता है, या एक बेटर रिलेशन होता है। वैसे याद रखो, किसी भी डिपार्टमेंट के बीच अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो चाहे आप कितना भी बढ़िया काम कर लो, अंत में सत्यानाश होना तय है। क्योंकि भले ही आप अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, लेकिन सारे लोग काम किसके लिए कर रहे हो? एक किसी खास काम को करने के लिए। आप यहाँ पे पेन बनाने के लिए आप काम कर रहे हो, लेकिन भले ही आपका अलग अलग डिपार्टमेंट है, परचेजिंग है, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, एचआर है, अकाउंटिंग है, लेकिन सबका काम क्या है? इस काम को अच्छे से कंप्लीट करना है। तो अगर एक इंटर डिपार्टमेंटल कनेक्शन रिलेशन अच्छा नहीं होगा, तो आप कितना भी अच्छे काम कर ले जाओ, ठीक है, अगर आप अपने डिपार्टमेंट के लिए केवल वो फोकस हो जाते कि हमारा डिपार्टमेंट अच्छा करे, बाकी भाड़ में जाए, तो सीधी सी बात है, दिक्कत आ जाएगा। आपको हर एक डिपार्टमेंट के लिए क्या करना होगा? ध्यान में रखना होगा। और भी कुछ आपके अदर एडवांटेज है, जैसे सेंट्रलाइज परचेजिंग क्या है? स्टोर या कंट्रोलिंग में, इसको तो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेंट्रलाइज परचेजिंग होगा तो उसका स्टोरेज भी क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। सारा सामान एक ही जगह से खरीद के आएगा, एक ही जगह स्टोर किया जाएगा, एक ही जगह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कभी आप लोग हॉस्टल या बड़े-बड़े आर्मी कैंप वगैरह में गए हो? वहाँ पे आपने देखा होगा, या अगर आपका शॉप भी हो, ठीक है, बड़े-बड़े शॉप हो, तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि सारा सामान खरीद के आता है, तो अलग-अलग स्टोर में रखो तो ज़्यादा बेहतर होगा, या एक ही जगह पे, एक ही स्टोर में अलग-अलग सेक्शंस बना के रखने दें? सर सीधी-सी बात है, एक ही आप स्टोर डिपार्टमेंट बना दो, वहीं से सारा का सारा क्या करो, मटेरियल जो कुछ भी आ रहा है, वहीं से उसका क्या करो? कंट्रोलिंग करो। बड़े आसानी से होता है। डिसएडवांटेज क्या है? डिले इन परचेजिंग, भैया परचेजिंग में क्या हो जाएगा? बहुत देर हो जाएगा, इमरजेंसी में फेल हो जाता है नॉर्मली। दूसरा, हाई इनिशियल कॉस्ट, शुरुआती खर्चे इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे एक सेपरेट डिपार्टमेंट क्या-क्या करना है? एस्टेब्लिशमेंट करना है। तो डिपार्टमेंट बनेगा, तो डिपार्टमेंट बनाने के कई सारे खर्चे हैं, जैसे डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर का खर्चा, डिपार्टमेंट का ऑफिस का खर्चा, ठीक है? डिपार्टमेंट में स्टाफ स्टाफ का खर्चा, उसमें बहुत सारे अकाउंटेंट वगैरह, मैकेनिज्म का बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो शुरुआती में ये खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए नॉर्मली छोटी-छोटी कंपनियाँ इसको बियर नहीं कर पाती हैं, और वहाँ पे नॉर्मली वो सेंट्रलाइज़ नहीं बल्कि क्या यूज़ करती है? डिसेंट्रलाइज़्ड परचेजिंग यूज़ करती हैं। इंक्रीज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अच्छा अब यहाँ पे देखो ना, लिखा है इंक्रीज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जबकि हम लोगों ने बोला था कि लेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का मैटर होता है,
कि सर हम सेंट्रलाइज परचेजिंग करेंगे तो खर्चा ज़्यादा आएगा या डिसेंट्रलाइज परचेजिंग करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज़्यादा आएगा। इस बात का डिसीजन जब न्यूमेरिकल करेंगे तो बड़े आराम से मिल जाएगा। फिलहाल आप सोचते रहना कि सेंट्रलाइज परचेजिंग करने पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आएगा या ज़्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिसएडवांटेज में डाल चुका है। ठीक, तो थोड़ा सा सोचते रहना, न्यूमेरिकल में और आराम से क्लियर हो जाएगा। चांसेज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, वही बात है, डुप्लीकेशन हो जाएगा, ओवरबर्डन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, काम गड़बड़ हो सकता है। और नो लोकलाइज परचेजिंग, हाँ इसका सबसे बड़ा डीमेरिट है सेंट्रलाइज का कि लोकलाइज परचेजिंग क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लोकलाइज का मतलब लोकल मार्केट से आप सामान खरीदना इंटरेस्ट नहीं रखते हो, क्योंकि आपको बड़ा सामान लेना है, ज़्यादा सामान लेना है, सीधा पहुंच जाओगे बलिया नहीं बल्कि कहाँ, बनारस दिल्ली जैसी जगह पे पहुंच जाओगे। तो लोकल जो मार्केट है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अगल बगल वाले तो यही सोच के बैठे हैं ना कि साहेब आएंगे सामान खरीदेंगे, और तुम पहुंच जा रहे हो कहाँ पे, दूसरे जगह। ठीक, बात क्लियर है। इसी का डिसएडवांटेज इसका एडवांटेज बन जाएगा और इसका एडवांटेज इसका डिसएडवांटेज बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसका एक प्रॉपर नोट्स आप बना लेना। ठीक है, थियरी में ये एक बार अभी तक मैंने देखा है आया है, 2 साल पहले आया था, तो इस बार इसके क्या चांसेज है मुझे नहीं पता। 3 से 5 नंबर में आ जाता है ये। ठीक है, बेसिकली इतना याद रखना, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होते हैं, दिमाग में एक बार पिक्चर बैठाओगे कई सारे पॉइंट्स आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। ठीक है, सोच लेना कि इसके क्या फायदे हैं, जो इसके फायदे इसके नुकसान, और जो इसके नुकसान दिखेंगे उसके फायदे बन जाएंगे। ठीक, चलो अभी टाइम है, अभी चेक करो। तो 5 मिनट है, 5 मिनट में हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कौन है भाई। चलिए जरा कल से शुरुआत किया जाएगा परचेजिंग साइकिल। अब ये परचेजिंग साइकिल क्या होता है, मैं बेसिक से एक थोड़ा सा इंट्रोड्यूस देता हूँ, कल ही शुरुआत किया जाएगा। ठीक, साइकिल का मतलब क्या होता है, साइकिल का वो मेन पहिया है, पहिया का मतलब खत्म नहीं होगा, रोटेशन में चलता रहेगा, यानी ये काम कभी रुकने वाला नहीं होगा। सीधी सी बात है, किसी भी कंपनी में परचेजिंग रुका इसका मतलब कंपनी ही क्या हो जाती है, बंद होने वाली है। परचेजिंग का मतलब क्या, हम केवल कागज पेन पेंसिल या मटेरियल भी परचेज करने वाले हैं, मटेरियल भी। तो यहाँ पे नॉर्मली हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, मटेरियल के बारे में, जो बार बार परचेज किया जाएगा। अब यहीं पे देखा जाएगा कि मटेरियल एक बार परचेज किया जाए या थोड़ा थोड़ा परचेज किया जाए या बार बार परचेज किया जाए, और ये परचेजिंग आखिर में साइकिल किस, ठीक है, रूटीन के हिसाब से जाके कंप्लीट होता है। ठीक है, तो कल इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझा जाएगा, और होप्स हो कि अगर परचेजिंग साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग तुरंत न्यूमेरिकल पे भी स्विच कर लिया जाएगा।